गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम केमिकल कंडक्शन में आगे डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? ये जनरली क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो सिंपली दिखाता है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। यहाँ लिखा भी है, इट शोज द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है लॉ ऑफ रिएक्शन होता क्या है, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह हम कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उनके रिएक्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज दैट देखिए आपको रिएक्शन दिखाया गया है कि मान लो आपने रिएक्शन लिया, एक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब देखिए आप कंसंट्रेशन दिखाते हो तो हमारा जो एक्टिव मास होता है वो है कुछ नहीं, इसका सिंपल सा मतलब होता है एक्टिव मास का कंसंट्रेशन। यानी आप एक्टिव मास भी लिख सकते हैं या तो कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए एक्टिव मास ऑफ ए या तो कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्योंकि एक्टिव मास बेटा सिंपल सा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर क्या होता है, एक्टिव मास होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो मान लो एक आपको सिंपल रिएक्शन दिया, एक कन्वर्ट हो गया बी में। अब मान लो कोई रिएक्शन तो ऐसे देगा नहीं कि यहाँ आपको एक मोल दिया गया, आपको रिएक्शन तो यहाँ ज़्यादा हो सकती है, यानी उसमें मोल्स में चेंज हो सकता है। अब देखिए किसी भी जनरल रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको देखिए क्या दिया गया है, ए प्लस बी किसमें कन्वर्ट हो गया, सी और किसमें कन्वर्ट हो गया प्लस डी। अब यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन देखें तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा के, कॉन्स्टेंट लगाएंगे ही, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, क्या लगा देंगे आप के, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। ठीक है, और यहाँ के क्या होगा, आपका रेट कांस्टेंट होगा, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं या तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट बेटा उस कंडीशन में हम कहेंगे के को जब हम कंसंट्रेशन कितना मान लेंगे, यूनिटी। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछ लेता है कि रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्यों कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि आपको इसमें जो रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन टर्म है, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन बी है उसको हम कितना मान लें, 1। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो के होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। तो उस केस में हम के को क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह देते हैं। चलिए बेटा हम आगे डिस्कस करते हैं रेट लॉ। इंपॉर्टेंट होता है रेट लॉ, और इसको ध्यान से तो देखिएगा। देखिए रेट लॉ क्या कहता है कि ये सिंपली दिखाता है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है एक्चुअली में कितने कंसंट्रेशन डिपेंड होता है, हम जनरली उसको दिखाते हैं। इसके पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था कि जनरली हमने लॉ ऑफ मास एक्शन जब लिखा था तो उसका जो भी सोशोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसको हमने पावर पे डाल दिया था, लेकिन रेट लॉ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रेट लॉ में हम किसी भी रिएक्शन रेट लॉ हम उसके सोशोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जब भी वैल्यू लिखी जाती है एक्सपेरिमेंटली देखी जाती है, एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सपोज दैट इस मान लो कोई रिएक्शन लिखते हो ए प्लस बी और मान लो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये सी प्लस डी और डी में। और सपोज करिए इसका आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं, हम पहले इसका क्या लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम सब लोग जानते थे, मैंने इसको क्या लिखा था, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। तो इसमें बेटा आपने क्या देखा कि सिंपली इसका जो लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते वक्त हमने इसको जो भी सोशोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसको हम सीधे किस पे डाल दिए, पावर पे। ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब इसका रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ, तो वहाँ थोड़ा सा चेंज आता है। तो वो क्या कहता है, देखिए रेट लॉ जो लिखते हैं तुम ये ध्यान देते हैं कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है, ध्यान सुनिएगा, आपकी जो रिएक्शन हो रही है क्या कोई जरूरी है कुछ रिएक्शन में ए का पूरा मोल्स पार्टिसिपेट किया हो, जरूरी तो नहीं है। या हो सकता है बी का पूरा मोल्स पार्टिसिपेट किया हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है बेटा कुछ पार्ट इसका रिएक्ट किया हो, कुछ पार्ट इसका रिएक्ट किया हो सकता है 2 मोल हो, ये 4 मोल हो, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं, हम किसी भी रिएक्शन का ये देख के नहीं बता सकते कि कितने पार्टिकल या कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे। सपोज दैट कि ए का मान लो m मॉलिक्यूल रिएक्ट किया हो और मान लो बी का n मॉलिक्यूल रिएक्ट किया हो। ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्चुअली में
जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं उनके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इन रेट लॉ फिर क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे m, और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर n, ये दोनों में फ़र्क होता है। यानी हम सिंपली बेटा कह सकते हैं कि हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, लेकिन हमारा जो रेट लॉ होता है वो सिंपली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। यानी किसी भी रिएक्शन का हम सिर्फ उसको रिएक्शन को देख के उसका हम रेट लॉ नहीं लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन उसका हम कंप्लीट कर सकते हैं। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहली बात तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, होता क्या है। देखिए हम बेटा जब रेट लॉ इक्वेशन लिखा जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए, हम जब रेट लॉ का क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें उसके जो पावर्स होते हैं यानी जो कंसंट्रेशन के पावर में रहते हैं उसी के एडिशन को क्या कहते हैं, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सपोज दैट आपने कोई रिएक्शन लिखा, मान लो क्या लिखा आपने, ए कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, किसमें कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए ये प्रोडक्ट में। उस केस में क्या होता है, हम इसका रेट लॉ लिखें, क्या लिखें, रेट लॉ। ध्यान रखिए रेट लॉ हम लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लिख रहे हैं। तो रेट लॉ लिखेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, ये रेट ऑफ, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर मान लो हमने क्या लिख लिया, एम, क्योंकि बेटा ए तो यहाँ लेंगे नहीं हम, ठीक है। तब देखिए जो ये एम होगा ये क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, क्योंकि आपका यहाँ एक ही रिएक्टेंट है। अब सभी रिएक्शंस में आपका कोई जरूरत तो है नहीं कि एक ही रिएक्टेंट दिया गया हो, वहाँ 2-10 भी हो सकते हैं। अब मान लो कुछ जनरल रिएक्शन दिया जाए आपके पास, ए प्लस बी, और मान लो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी प्लस डी और डी में। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखें हम, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या आएगा आपके पास, के, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर मान लो कितना हो गया, एम, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर मान लो कितना हो गया, एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये एम प्लस एन, और ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, एम आएगा, और बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है आपका, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है। इसको थ्योरेटिकल देख के कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा रेट लॉ का टोटली क्या था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, तो वैसे आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। यानी किसी भी रिएक्शन को आप देख के उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जनरली मान लो आपका m प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाए, सपोज दैट तो आपके m प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाए, मान लीजिए 0 आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। यानी मान लो या m प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए, तो हम क्या कह देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह देंगे। मान लीजिए m प्लस एन की वैल्यू 2 आ जाए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कह देंगे। और मान लीजिए m प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाए, 3 आ जाए, तो इसे क्या कह देंगे, हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कह देंगे। अब देखिए खास बात इसमें ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और इवन माइनस में भी जा सकता है। जबकि अभी हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ वो कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बेटा इसमें और ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, 3 से ज़्यादा नहीं जाता है। यानी हायर ऑर्डर रिएक्शन 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह नहीं जाता है। 3 का ही बहुत रेयर होता है, जनरली आपको 0 का मिलेगा, 1 का मिलेगा, 2 का मिलेगा। यानी जैसे जैसे ऑर्डर रिएक्शन बढ़ता जाता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाए क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर रिएक्शन आपको बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, इसका एक्सप्लेनेशन कोलिजन थ्योरी में दिया गया है, जो आप सिलेबस में है नहीं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं तो उसको हम देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, जो आपके जनरली रेट ऑफ रिएक्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दिखाया गया है, 2a प्लस बी प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, 3c दे रहा है, और कह रहा है कि राइट रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। तो इसका हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा। देखो बेटा रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आप क्या लिखोगे, आपको रिएक्शन क्या दी जा रही है,
2A प्लस बी, और प्रोडक्ट में क्या आपको दे रही है 3C। आप इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तब क्या लिखते हैं आप, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T। अब देखिए, हमने आपको जो जनरल इक्वेशन दिखाया था, हम सब लोगों ने देखा था कि जिसका जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम कहाँ ले जाते थे, अपॉन में। यानी यहाँ कितना है आपका 1, सॉरी यहाँ कितना है 2 है, तो कितना क्या कहते हैं इसको अपॉन में 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो ही है, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। और यहाँ कितना है 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। सही है? नहीं, अभी देखिए रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा साइड में माइनस साइन इसके साथ भी, और यहाँ बी भी क्या है माइनस साइन, यहाँ क्या होगा ये आपका प्लस साइन। तो ये क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। यानी इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ये आप लिखना आना भी चाहिए कि इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बाकी बुक से भी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल और लेके आए, उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ क्या दे रहा है, फॉर द रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 क्या दे रहा है आपको 4NO प्लस 6H2O, और साथ में क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। रिएक्शन आपको बेटा दी जाए, रिएक्शन में क्या भी रहा है कि आपका जो NO है उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है 3.6 इंटू 10⁻10 है, जबकि आपसे पूछा क्या उसने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। यानी कह रहा है कि आपका जो अमोनिया है वो किस रेट से खत्म होगा, और आपसे ये पूछा है कि आपका जो वाटर किस रेट से वो बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, यानी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो पहले क्या लिख ली इसका रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे आप 1/4 NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T माइनस साइन इक्वल टू 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T। ये आपने क्या इसका लिख लिया रेट एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद वो आपको क्या कह रहा है, आपको क्या दे रहा है फॉर्मेशन ऑफ NO, यानी कह रहा है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी है वो 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपको बताना क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, यानी आपको इसकी वैल्यू बतानी है, और साथ में क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को देखें हम तो सब इक्वल है, तो हम किसी को लेके इक्वेट कर सकते हैं। अब अमोनिया है, इसकी वैल्यू देगी तो हम पहले इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। 4 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है वो 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू क्या बचा ये डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, सेम तरीके से हम वाटर के देखते हैं, वाटर को डिस्कस करते हैं। अब वाटर के फिर अब इक्वेट को इसके साथ क्या आ जाएगा ये 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T। सॉल्व करेंगे 6 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा ये 6/4, और इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है देखिए, इसकी वैल्यू कितना रखेंगे हम यहाँ से इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.4 इंटू 10⁻³
-3 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत दिए गए हैं, इसको सॉल्व करिएगा। और कोई डिस्कस हो कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थैंक यू। काफ़ी लंबा